अगर आप विदेश जाते हैं या विदेश से आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, CBIC एक नए रेगुलेशन के साथ आई है, द पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन 2022, जिसके अंदर हर एक एयरलाइंस जो इंडिया टू अब्रॉड ट्रैवल करती है उसे कंपल्सरीली जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनके नेम रिकॉर्ड कस्टम डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट ये कदम उठा रही है जिससे कि वो स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स, गोल्ड, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को रोक सके जो कि नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये PNR डेटा होता क्या है और ये रेगुलेशन कैसे एक्ट करेगी, कैसे काम करेगी। हम इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और पैसेंजर की प्राइवेसी का क्या होगा, एयरलाइंस ने इस रेगुलेशन को कैसे एक्सेप्ट किया है, हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर ये पूरी प्रोसेस कैसे काम करेगी। तो एयरलाइंस को अब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन उनके रिजर्वेशन सिस्टम से अब कस्टम डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। इस PNR रिकॉर्ड के अंदर पर्सन का नेम, डेट ऑफ रिजर्वेशन, डेट ऑफ ट्रैवल, उनकी क्रेडिट कार्ड नंबर, सीट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशंस उसके अंतर्गत होंगी। और CBIC एक अलग ही डेटाबेस सेट करेगी जिसे वो पैसेंजर के इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे और उसे रिस्क एनालिसिस करेंगे, जिस डेटा को दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी डिमांड कर सकती है। और इस इन्फॉर्मेशन को हर एक एयरलाइंस को डिपार्चर से 24 घंटे पहले ही कस्टम्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर कंपनी ऐसा करने में फेल होती है तो उसे पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है, जो कि 25,000 से 50,000 तक है फॉर एवरी एक्ट ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस। अब समझते हैं कि जितनी भी एयरलाइंस हैं उन्होंने इस रेगुलेशन को कैसे एक्सेप्ट किया है और उनका क्या रिएक्शन है। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन 2022 जो आई है, ये 2017 में फाइनेंस बिल आई थी जिसने प्रपोज किया था कस्टम्स एक्ट 1962 को अमेंड करने का, उसके 5 साल बाद आई है। टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर डेटा, IATA द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसके अंदर 290 ग्लोबली एयरलाइंस कंपनीज मेंबर्स हैं, उन्होंने इस PNR रेगुलेशन का वेलकम किया है। IATA ये बोलती है कि इससे एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क डेवलप होगा टू इम्प्लीमेंट द PNR डेटा प्रोग्राम फॉर इंडिया। IATA के अकॉर्डिंग अभी तक जो मल्टीपल एजेंसीज बहुत ही डिफरेंट एयरपोर्ट्स, स्टेशंस पे डिफरेंट टाइप्स के डेटा रिक्वेस्ट करते थे, जो कि एक नॉन स्टैंडर्ड वे था, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा और एक लीगल फ्रेमवर्क प्रिपेयर होगा जिससे एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में डेटा एक्सचेंज कर पाना पॉसिबल होगा। और एयरलाइंस का कहना है कि गवर्नमेंट को डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन करना चाहिए एंड डिटेल गाइडलाइंस बनाना चाहिए और एक फिजिबल टाइमलाइन भी बताना चाहिए कि कब तक ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और उनका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बस एक डेटा को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर कोई डेटा मिसिंग है और किसी भी तरीके का फेक इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो इन एयरलाइंस कंपनी को पेनलाइज नहीं किया जा सकता। तो अब समझते हैं कि अभी तक पैसेंजर इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट किया जाता था इन एजेंसीज के द्वारा। तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 की जब अमेंडमेंट हुई थी 2008 में, तो एक एडवांस पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम APIS डेवलप हुआ था, जिसके अंदर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे। इससे फॉरेनर्स जो इंडिया में ट्रैवल करते थे उनके डेटा को कलेक्ट कर पाना पॉसिबल था। और ये एडवांस पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम एयरलाइंस के डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम में स्टोर होता था। और जब पैसेंजर चेक इन करता है एयरपोर्ट में, तब डेस्टिनेशन कंट्री को 15 मिनट पहले ही उन्हें ये डेटा ट्रांसफ़र कर देता है बिफोर द फ्लाइट डिपार्चर। बट PNR इन्फॉर्मेशन ये तभी से कलेक्ट हो जाता है जब आप रिजर्वेशन सिस्टम में अपनी टिकट बुक करते हो और इसके अंदर ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो पाते हैं, जिससे कि अब ये एजेंसीज नेशनल सिक्योरिटी के तहत रिस्क को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएगी। साथ ही साथ ये PNR इन्फॉर्मेशन डिपार्चर से 24 से 48 घंटे पहले ही इन एजेंसीज़ के पास पहुंच जाएंगी, जिससे उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा रिस्क एनालिसिस करने के लिए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ग्लोबली कस्टम डिपार्टमेंट इज़ द लीड एजेंसी फॉर कलेक्टिंग PNR रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, और वो ज़्यादा बेहतर होते हैं इन डेटा को कलेक्ट करने में एज कम्पेयर टू द इमिग्रेशन एजेंसीज, बिकॉज ये जितने भी क्राइम्स एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होते हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं।
बट अब सवाल ये उठता है कि पैसेंजर की प्राइवेसी का क्या होगा। तो CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का कहना है एयरलाइंस एंड कस्टम्स के बीच में जो डेटा एक्सचेंज होगा वो काफ़ी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फॉर्मेट में होगा, जो कि जॉइंटली वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द IATA के द्वारा सपोर्ट की जाती है। एंड सच डेटाज विल बी रिटेन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years, जिसके बाद इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा बाय डीपर्सनलाइजेशन और एनोनिमाइजेशन। बट किसी थ्रेट और रिस्क के केस में इसे वापस से रीपर्सनलाइज किया जा सकता है। बट सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसे डी एनोनिमाइज किया जा सकता है, जिसे 2 सवाल उठते हैं। इट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द टाइप ऑफ एनोनिमाइजेशन जो कि इजीली रिवर्स किया जा सकता है। सेकेंड, डी एनोनिमाइजेशन को हमें बहुत ही सीरियस ग्राउंड्स पे ही परमिट करना चाहिए, और साथ ही साथ ये सब तब हो रहा है जब इंडिया के अंदर कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है, जो कि लोकसभा में 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपके विचार क्या है वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। Thank you for watching. Peace.